नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगिता हाउस यूट्यूब चैनल में। हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे एनसीईआरटी से और इसी क्रम में हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक हिमालय और भारत की नदियाँ। भारत की नदियों को हमने दो भागों में डिवाइड किया था। इनफैक्ट तीन भागों में डिवाइड किया था। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, उनको हमने तीन भागों में डिवाइड किया था। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो प्रायद्वीपीय लास्ट जो वीडियो था वो अरब सागर में गिरने वाली नदियों का वीडियो था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है या किसी ने भी वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाकर आप वीडियो को देख लीजिए। जितनी भी वीडियोस पीछे दे रखी हैं उनका प्लेलिस्ट बना हुआ है ज्योग्राफी का। ठीक है, वो वीडियोस आप एक बार देख लीजिए सो दैट आपके माइंड में सारी क्लैरिटी आ जाए कि हाँ अभी तक हमने क्या चीज़ें पढ़ ली हैं और क्या अभी बाकी है। तो ज्योग्राफी में जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं तभी आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू होती हैं और चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग लगती हैं। अगर आप बीच में से कुछ चीज़ें छोड़ देंगे, ठीक है, तो कुछ कनेक्शन ऐसा रहेगा कि आप उसको नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में एक बेल आइकन आता है, उस बेल आइकन को जैसे ही आप दबाएंगे, ठीक है, तो उसका मतलब है कि आप तक नोटिफिकेशन, जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँगा चैनल के ऊपर, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इस लेक्चर के दौरान आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार। देखिए, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ लिया है हिमालय, उसकी उत्पत्ति, ट्रांस हिमालय। ठीक है, उसके बाद हमने हिमालय की जो नदियां हैं उनको तीन भागों में डिवाइड करके हमने पढ़ लिया है। और नदियों के साथ साथ ही हमने प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदियाँ थी उनको भी हमने एक ही साथ कवर कर लिया है। ठीक है, इसी क्रम में अभी जो नेक्स्ट फिजिकल फीचर है इंडिया का वो है क्या? प्रायद्वीपीय भारत का पठार। देखिए, भारत के प्रायद्वीप का जो पठार है उसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट टाइप की आकृतियाँ पाई जाती हैं। जैसे कहीं पर नदियाँ हैं, कहीं पर पठार हैं, कहीं पर रेगिस्तान भी है, ठीक है, कहीं पर पर्वत भी हैं। तो इसलिए अलग अलग फीचर्स इंडिया के प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। उसको ही इस लेक्चर के दौरान आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो एक एक करके हम इनको देखेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए और चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये भारत का नक्शा मैंने यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, ये पूरा एक बार मैं मैप आपको दिखा देता हूँ ऊपर करके। इसको आप गौर से देख लीजिए और फिर मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, इसको छोटा कर देते हैं एक बार। देखिए, तो ये क्या है? भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। कौन सा? देखिए, ये जो नक्शा अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जो डायग्राम अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये वाला डायग्राम, इसको अगर आप इस नक्शे के ऊपर देखें तो ये है आपका पश्चिमी घाट पर्वत, ये है आपका मालवा का पठार। ठीक है, और उसके बाद में जब हम इधर राइट साइड में चलते हैं तो ये है आपके क्या? राजमहल की पहाड़ियाँ, उड़ीसा झारखंड के अंदर। उसके बाद में ये आ जाता है आपका पूर्वी घाट पर्वत। और फिर ऐसे देखिए, ये वाली आकृति और ये वाली आकृति दोनों सेम नज़र आ रही होंगी आपको। तो ये जो मैंने अभी यार नीली डॉट या नीली लाइन से जो मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है, तो भारत के अंदर में ये है क्या है? भारत का प्रायद्वीपीय पठार, यानी जो चट्टानों से, इन लावा की जो चट्टानें हैं उनसे मिलकर बना है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, यहाँ पे यमुना, गंगा और यमुना का मैदान है जिसको उत्तर भारत का मैदान भी बोलते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे ये तीन पर्वत श्रेणियाँ हैं हिमालय की, और उसके पहले ये यहाँ पे तीन पर्वत श्रेणियाँ हैं ट्रांस हिमालय, ये यहाँ पे हिमालय है। ठीक है, ये यहाँ पे पूर्वी घाट पर्वत है, ये यहाँ पे पश्चिमी घाट पर्वत है, और उसके बाद में ये यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं हिस्सा, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं इसके लेफ्ट साइड में ये वाला हिस्सा, और ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं इसके यहाँ पे राइट साइड में ये वाला हिस्सा। ठीक है, इसको पश्चिमी घाट, ये तो यहाँ पे हो गया पूर्वी घाट पर्वत, ये हो गया यहाँ पे पश्चिमी घाट पर्वत। ठीक है, इसको तटीय मैदान बोलते हैं इस हिस्से को। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? तटीय मैदान। तो ये जो डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, मैंने आपको समझा दिया कि डायग्राम किस पर्पज़ से यहाँ पे बनाया गया है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी आकृति अगर उसको इंडिया के मैप के अंदर से निकाल दे अलग से, तो उसकी आकृति कुछ इस प्रकार से बनते हुए नज़र आएगी। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आप एक बार नज़र और डालिए कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार एक्चुअल में है कैसे। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो एक्चुअल में इस प्रकार से है। देखिए, अगर आप यहाँ पर नज़र डालें मैप के ऊपर तो इस तरफ तो है आपका बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, और इस तरफ आपका है अरेबियन सी। तो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, ठीक है, इसको आप अगर आप, क्योंकि ये तो यहाँ पे 2 डायमेंशन में है, तो इसको अगर आप रेखीय में
यानी एक रेखा के रूप में नज़र आपको किस प्रकार से आएगा, ऐसे आएगा। यानी ये बे ऑफ बंगाल है एक तरफ और दूसरी तरफ ये यहाँ पर अरेबियन सी है। ठीक है, अरेबियन सी के बाद थोड़ा सा तट स्टार्ट होता है, यानी एक प्लेन एरिया शुरू होता है। ठीक उसी प्रकार से बे ऑफ बंगाल के बाद भी एक तट स्टार्ट होता है, जिसको तटीय मैदान हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर एक चढ़ाई शुरू होती है, यानी ऊंचाई शुरू होती है, और एक पूरा का पूरा एक टेबल टाइप का, एक टेबल नुमा आपको भूमि नज़र आएगी। ठीक है, यानी ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है यहाँ पर, ये जो पश्चिमी घाट पर्वत आप देख रहे हैं, इसके बाद का जितना भी एरिया है, ये इतना इतना वाला जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पर ये पूरा का पूरा एरिया आपको उठा हुआ नज़र आएगा ऊपर की तरफ, यानी मैदान से थोड़ा ऊपर उठा हुआ नज़र आएगा और पहाड़ी से थोड़ा नीचे। इसको हम बोलते हैं पठारी एरिया या पठार। ठीक है, तो यही यहाँ पे इस मैप के अंदर दर्शाया गया है कि जो पठार है, प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है, वो किस प्रकार से ऊपर उठा हुआ है, और जो तट है, यानी ये वाला जो एरिया यहाँ पे, ये जो नीचे रेड लाइन के लेफ्ट साइड, राइट साइड में, और इधर रेड लाइन के लेफ्ट साइड में ये जो आप वाइट कलर में ये जो पट्टी आप देख रहे हैं, ये क्या है, मैदान है, तटीय मैदान इनको बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये जो डायग्राम यहाँ पे बने हुए हैं, ये सभी डायग्राम अभी तक आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए, इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया कि प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है वो बीच में से कैसा है, एक टेबल नुमा ऐसे ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, यानी इस तरफ भी ऊपर उठा हुआ है और इस तरफ भी ऊपर उठा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ये जो नीचे स्टार्ट होता है, यानी ये मैदान स्टार्ट होता है, और इधर भी ये मैदान स्टार्ट होता है टेबल के नीचे के भाग में। ठीक है, उसी प्रकार फिर जब हम आगे चलते हैं, और यानी भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा ये जो यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर आता है क्या, उत्तर का मैदान। ठीक है, यानी जब हम इधर से आगे बढ़ते हैं, तो ये तो यहाँ तक क्या है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ तक ऐसे। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये क्या स्टार्ट होता है, यहाँ पर ये शुरू होता है, देखिए क्या, उत्तर का मैदान। यहाँ पर क्या स्टार्ट हो जाता है, उत्तर का मैदान, जिसमें गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियाँ मिलकर बनाती हैं उत्तर के मैदान को। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या शुरू होता है, उसके बाद स्टार्ट होता है, उसके बाद शुरू होता है, इस डायग्राम की मदद से मैं आपको बताता हूँ। ये तो यहाँ पर क्या आ गया, यानी जहाँ पर आज उत्तर का मैदान है, पहले वहाँ पर क्या, एक ठेठी सागर हुआ करता था, जिसमें गोंडवाना और अंगारा लैंड से निकलने वाली नदियों ने उसमें मिट्टी, कंकर, पत्थर, गाद, ये सब चीज़ें भर दी, जिसकी वजह से वहाँ पर आज क्या, किस चीज़ का निर्माण हुआ, वहाँ पर हिमालय का निर्माण हुआ और उत्तर के मैदान का निर्माण हुआ। तो उत्तर का मैदान यहाँ पर आएगा सबसे पहले, यानी भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बाद ऊपर चलते हुए आएगा उत्तर का मैदान, और उत्तर के मैदान के बाद जो सबसे पहली श्रेणी आती है, देखिए ये वाली, वो आती है शिवालिक की। उसके बाद दूसरा पहाड़ किसका आता है, लघु हिमालय, और तीसरा आता है कौन सा, वृद्ध हिमालय। तो यही पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पर दिखाई गई हैं। आई होप ये मैप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम एक एक करके इसको आगे पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, उत्तर में स्थित अरावली पहाड़ियाँ, उत्तर में स्थित अरावली पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियों से स्टार्ट होता है क्या, भारत का प्रायद्वीपीय पठार। और भारत के प्रायद्वीपीय पठार में अरावली पहाड़ियाँ जो है, अरावली पहाड़ियों के लेफ्ट साइड में नीचे दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण में आता है आपका मालवा का पठार, ये यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर आता है, सबसे पहले आपका क्या आता है, मालवा का पठार, और मालवा के पठार के फिर दक्षिण में आता है आपका विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, ये जो यहाँ पर 3 लाइनें दिखाई गई हैं, ये लाइनें, ये और ये 3 लाइनें यहाँ पे दिखाई गई हैं, इनका अलग अलग नामकरण किया हुआ है। पूरा का पूरा क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, विंध्य पर्वत, और इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्या, विंध्य पर्वत, पहले वाली जो पर्वत श्रेणी है इसको विंध्य पर्वत, और दूसरे वाली इसको क्या कहते हैं, भांडेर, और तीसरे वाली है इसको कहते हैं कैमूर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो विंध्य पर्वत है, ये 3 पर्वत श्रेणियों में बटा हुआ है, कैमूर, भांडेर और विंध्य पर्वत। उसके नीचे दक्षिण में क्या स्थित है, सतपुड़ा पर्वत, 1, 2 और 3। सतपुड़ा पर्वत भी 3 पर्वत श्रेणियों में डिवाइडेड है। नंबर 1 महाकाल, महादेव, राजपीपला। ठीक है, तो 3 पर्वत श्रेणियों में डिवाइड है क्या, सतपुड़ा पर्वत, नंबर 1 राजपीपला, नंबर 2 महादेव और नंबर 3 महाकाल। ठीक है, इनको बोलते हैं विंध्य पर्वत, और सतपुड़ा पर्वत को बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, इनको बोलते हैं क्या, ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं इनको। और ब्लॉक माउंटेन क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। ब्लॉक माउंटेन ये होता है कि जो समतल भूमि होती है, समतल भूमि का जो बीच वाला हिस्सा है, जब ये नीचे धंस जाता है, ठीक है, तो जो साइड वाली दीवारें हैं वो क्या होती है, ऑटोमेटिक ऊपर उठ जाती हैं। साइड वाली दीवारें ऑटोमेटिक ऊपर उठ जाती हैं, और जो नीचे यहाँ पे बीच में जो नदी बह रही है वो एक घाटी में बहना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको भ्रंश घाटी कहते हैं, इसको कहते हैं भ्रंश घाटी। और जो भ्रंश घाटी में बह रही नदी है वो भ्रंश घाटी में बहती है, और जो साइड वाले जो भूमि होती है वो ऊपर उठ जाती है ऑटोमेटिक। इसी जो ऊपर उठी भूमि है इसी को कहते हैं क्या, ब्लॉक माउंटेन।
और इसी प्रकार से निर्माण हुआ है विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत का, क्योंकि इनके बीच में बहती है यहाँ पर ये नर्मदा नदी और यहाँ पर बहती है तापी नदी। ठीक है, तो इस प्रकार से इन नदियों का यानी भ्रंश घाटी का और ब्लॉक माउंटेन्स का निर्माण हुआ है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे चलते हम लोग पाते हैं क्या, सबसे पहले आता है देखिए यहाँ पर ये राजपीपला की पहाड़ियाँ आती हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये एक पठार आता है यहाँ पर। ठीक है, उसको भी हम डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे। उसके बाद ये यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये आता है क्या, पश्चिमी घाट पर्वत। फिर ये आता है आपका पूर्वी घाट पर्वत। उसके बाद में यहाँ पर ये नीचे आता है तमिलनाडु के अंदर, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर ये आता है आपका नीलगिरी पर्वत। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियाँ। उसके बाद जितने भी फिजिकल फीचर्स यहाँ पे दे रखे हैं इंडिया के, उसके राइट साइड में अगर आप देखें यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पे जो दिया हुआ है गारो खासी जयंतिया, शिलोंग यानी शिलोंग के अंदर है गारो खासी जयंतिया, 3 पहाड़ियाँ हैं। ये भी भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसी का हिस्सा है राइट साइड में। ठीक है, यानी भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये जो मैंने आपको यहाँ से बताया था, प्रायद्वीपीय पठार कहाँ तक था, यहाँ तक, और ऐसे फैला हुआ था। ठीक है, इस तरह से। लेकिन ये जो शिलोंग यहाँ पे शिलोंग के अंदर, ठीक है, शिलोंग के अंदर जो गारो खासी जयंतिया 3 पहाड़ियाँ हैं, मेघालय में शिलोंग के अंदर जो गारो खासी जयंतिया 3 पहाड़ियाँ हैं, वो भी हिमालय का हिस्सा नहीं है, वो भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए वो कैसे हिस्सा है, देखिए जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है वो इस प्रकार से यहाँ से इस तरह से फैला हुआ है। ठीक है, इसका जो विस्तार है वो यहाँ से इस तरह से ऐसे हो रखा है। लेकिन चूंकि बीच में क्या है, बीच में बांग्लादेश पड़ता है, बीच में क्या पड़ता है, बांग्लादेश। और बांग्लादेश क्या है, एक भ्रंश है बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश की जो भूमि है वो भारत के प्रायद्वीपीय पठार और इधर जो नॉर्थ ईस्ट में भारत का जो हिस्सा है उसके नीचे धस गई है। ठीक है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार का जो हिस्सा है और नॉर्थ ईस्ट में भारत का जो हिस्सा है उसके नीचे धस गई है बांग्लादेश की भूमि। इसी प्रकार से जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है वो और शिलोंग में जो ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ये दोनों अलग हो गए हैं। ठीक है, ये दोनों अलग अलग नज़र आते हैं क्योंकि बीच में बांग्लादेश की जो भूमि है वो क्या हो गई, नीचे धस गई है। ठीक है, तो इसको आप एक लाइन से इस प्रकार से समझ लीजिए। ठीक है, ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार था, बीच में ये जो भूमि है बांग्लादेश की, ये क्या हो गई, नीचे धस गई, और जो दूसरा हिस्सा है प्रायद्वीपीय पठार का वो यहाँ पर रह गया और पहला हिस्सा वो इस तरफ रह गया। ठीक है, ये यहाँ पर। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये चीज़ें समझाई हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर और कुछ फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश के अंदर, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर मिसमी, अबोर, मिरी और डफला, ये जो 4 जो यहाँ पर पर्वत श्रेणियाँ आप देख रहे हैं, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये पर्वत श्रेणियाँ हैं क्या, अब इनको क्रम याद रखिएगा, मिसमी, अबोर, मिरी और डफला। ठीक है, मिसमी, अबोर, मिरी और डफला, ये तो सब मैंने आपको बताया था कि लघु हिमालय का पार्ट है। चलिए अभी आगे चलते हैं, एक एक करके हम इनको देखते हैं क्या फैक्ट्स दिए हुए हैं। प्रायद्वीपीय भारत का पठार गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और उत्तर के मैदान के उस तरफ वाला जो हिस्सा था, उत्तर के मैदान से उत्तर की तरफ वाला जो हिस्सा था वो क्या था, अंगारा लैंड का हिस्सा था पहले। ठीक है, अच्छा, प्रायद्वीपीय भारत का पठार उत्तर मैदान और हिमालय से बहुत पुराना है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ देखिए, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम सिरे पर अरावली, उत्तर पश्चिम सिरे पर अरावली पहाड़ी, मैप में आप देखते रहिएगा साथ साथ। उत्तर पूर्व सिरे पर राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, यानी उत्तर पश्चिमी सिरे पर अरावली और उत्तर पूर्व सिरे पर क्या है, राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। वो मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था। कौन से की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है, देखिए ये तो है आपका अरावली पहाड़ियाँ यहाँ पर उत्तर पश्चिमी सिरे पर, और उत्तर पूर्वी सिरे पर यह है आपके राजमहल की पहाड़ियाँ। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या बोलते हैं, देखिए पश्चिमी सिरे पर पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी सिरे पर पूर्वी घाट पर्वत स्थित है, ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद नीलगिरी पहाड़ी मैंने आपको बता दिया है कहाँ पर, और नीलगिरी पर्वत 3 राज्यों में फैला हुआ है, किसमें, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्रायद्वीपीय भारत का पठार उत्तर में अरावली व पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत है। प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है उत्तर में अरावली, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ और दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। शिलोंग पठार भी प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही उत्तर पूर्व में विस्तार है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो 3 प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, 3 प्रमुख पहाड़ियाँ हैं कौन कौन सी, गारो, खासी, जयंतिया,
ये राजमहल पहाड़ियों का ही हिस्सा है। राजमहल पहाड़ी का ही हिस्सा है। गारो खासी जयंतिया, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी हिस्से का ढाल उत्तर की ओर है। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी हिस्से का ढाल उत्तर की ओर है। इसीलिए मैप में मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। इसीलिए मालवा पठार और विंध्य पर्वत के कैमूर से कुछ निकलने वाली नदियाँ जैसे केन, टोन, सोन, ठीक है, सिंध, ये जितनी भी नदियाँ हैं मालवा पठार से निकलती हैं, कुछ यहाँ विंध्य पर्वत से निकलती हैं। ये किधर प्रवाहित होती हैं? ये सब की सब नदियाँ प्रवाहित होती हैं किधर? उत्तर की तरफ, यानी यमुना नदी में और गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं ये। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि विंध्य पर्वत से उत्तर की तरफ का जो ढाल है वो उत्तर की तरफ है, इस तरफ, ठीक है। इससे ये सिद्ध होता है। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिए। सतपुड़ा पर्वत की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय भारत का ढाल पूर्व की ओर है। हाँ, यहाँ पे अर्थात गंगा घाटी की तरफ है उसका, किसका ढाल? उत्तर का ढाल। इसी कारण चंबल, बेतवा और सोन नदियाँ उत्तर में प्रवाहित होकर गंगा यमुना में मिल जाती हैं, यही कारण है। तो चंबल और बेतवा यमुना नदी में मिल जाती हैं, जबकि सोन नदी गंगा में मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत का पठार ढाल पूर्व की ओर है। सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण की अगर हम बात करें, ठीक है, सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण की अगर हम बात करें, यहाँ सतपुड़ा पहाड़ी है, इसका उस तरफ वाला जो ढाल है वो उत्तर की तरफ है, और इस तरफ वाला जो ढाल है वो किधर है? पूर्व की तरफ है, ठीक है, पूर्व की तरफ है। आगे चलते हैं। इसी कारण महानदी गोदावरी और कृष्णा, इसी कारण से क्या होता है? महानदी गोदावरी और कृष्णा और कावेरी नदी, ये सभी किधर प्रवाहित होती है? पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। उसके बाद आगे देखिए। सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में नर्मदा भ्रंश घाटी स्थित है। सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में नर्मदा भ्रंश घाटी स्थित है। भ्रंश घाटी क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। और सतपुड़ा, नर्मदा और तापी दोनों ही नदियाँ अपनी भ्रंश घाटियों में बहती हैं। सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में तापी भ्रंश घाटी स्थित है, दोनों ही भ्रंश घाटियों में बहती हैं। यहाँ पे इन दोनों भ्रंश घाटियों का ढाल, दोनों भ्रंश घाटियों का ढाल पश्चिम की ओर है। ये दो नदियाँ ऐसी हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं भारत के अंदर, खंबात की खाड़ी में समाहित हो जाती हैं। इसी कारण नर्मदा और तापी दोनों नदियाँ पश्चिमी दिशा में बहती हैं, और पश्चिम में तापी नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में कार्डमम या इलायची पहाड़ियों तक पश्चिम ढाल पश्चिमी घाट पर्वत कहलाता है, ठीक है। पश्चिमी घाट पर्वत कहाँ से शुरू होता है? पश्चिमी घाट पर्वत शुरू होता है, देखिए, तापी, इनके मुहाने तक, नर्मदा और तापी नदियों, पश्चिम में तापी नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में कार्डमम, ये केरल में स्थित है, कार्डमम या इलायची पहाड़ियाँ, ठीक है। तो वहाँ तक फैला हुआ क्या? पश्चिमी घाट पर्वत। कैसे? देखिए, ये है भारत का प्रायद्वीपीय पठार। तो यहाँ पे आप मान लीजिए, ये है आपका विंध्य पर्वत, ये है आपका सतपुड़ा पर्वत। तो सतपुड़ा पर्वत से होकर बहती है कौन सी नदी? तापी नदी। तो तापी नदी यहाँ पर आके खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये कह रहा है कि खंबात की खाड़ी में, यानी यहाँ तापी नदी के मुहाना कहाँ होगा? यहीं पर। तो इसके मुहाने से लेकर और यहाँ केरल के अंदर, यहाँ पर केरल में क्या है? कार्डमम पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ तक फैला हुआ है क्या? आपका पश्चिमी घाट पर्वत, यहाँ तक फैला हुआ है आपका पश्चिमी घाट पर्वत, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं, देखिए, पर्वत का विस्तार हुआ है, ओके। पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत दक्षिणी भारत में मिल जाते हैं। कैसे? पश्चिमी घाट पर्वत पश्चिम दिशा में है और पूर्वी घाट पर्वत पूर्वी दिशा में, यानी कौन सा? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा के बॉर्डर से मिलता हुआ पूर्वी घाट पर्वत। तो ये दोनों जब नीलगिरी पहाड़ी पर आते हैं, ठीक है, कैसे? इस तरह से देखिए, समझाता हूँ, ठीक है। जो पूर्वी घाट पर्वत है वो क्या है? कटा छटा हुआ है, टूटा हुआ है, इस तरह से, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती हुई प्रवाहित होती है और पश्चिमी घाट पर्वत को काटती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं, ठीक है। तो इन्हीं नदियों के कारण क्या हुआ है? इस जो पर्वत है इसका जो निर्माण है वो कटा छटा हुआ है। लेकिन क्या है एक्चुअल में? होता ये है कि ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है और ये पूर्वी घाट जो पर्वत है, ये दोनों जब आकर मिलते हैं कहाँ? यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है? गांठ का निर्माण होता है, जिसको नीलगिरी पहाड़ी या नीलगिरी पर्वत कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है? जंक्शन है एक तरह से। ये क्या है? ये एक तरह से जंक्शन है, किसका? ये जंक्शन है पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत का। कहाँ? नीलगिरी पर्वत, ठीक है, याद रखिएगा। इसे नीलगिरी पर्वत का नाम दिया गया है। नीलगिरी पर्वत में आकर ये दोनों मिल जाते हैं आपस में,
ठीक है। ओके, अरावली पर्वत या अरावली की पहाड़ियाँ। अब हम बात करते हैं एक एक करके कि अरावली पर्वत और अरावली पर्वत की पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ पर और किस किस प्रकार से फैली हुई है वो देख लेते हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तर पश्चिम सिरे पर अरावली पर्वत का विस्तार हुआ है। तो अरावली पर्वत गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली के मजनू का टीला तक विस्तृत है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, इसकी लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर है टोटल, और ये सबसे पुराना वलित पर्वत है इंडिया के अंदर। अरावली पर्वत का अधिकतर हिस्सा राजस्थान में स्थित है और अरावली पर्वत का दक्षिणतम हिस्सा जरगा पहाड़ी कहलाता है और दिल्ली के पास दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है। अच्छा, अरावली का सबसे ऊंचा शिखर क्या है, माउंट आबू में गुरु शिखर है। माउंट आबू में गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ये सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वत की। उसके बाद देखिए, जैन धर्म के प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर भी यहीं पर स्थित है। कहाँ पर, अरावली पर्वत, यानी कहाँ पर, गुरु शिखर जहाँ पर है आपका माउंट आबू में। ठीक है। तो अरावली पर्वत दुनिया का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है, ध्यान से इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए आगे पढ़ते हैं अरावली पर्वत के बारे। अरावली पर्वत को अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं, यानी बनास नदी अरावली को पश्चिम से पूर्व में पार करती है। बनास नदी पश्चिम से पूर्व में बहते हुए अरावली पर्वत को पार करती है और चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, यानी बनास नदी क्या है, चंबल नदी की सहायक नदी है। तो देखिए, इस प्रकार से हमने टोटल फिजिकल फीचर्स, भारत का प्रायद्वीपीय पठार और उसके फिजिकल फीचर्स की हमने बात करी है। उसके बाद हमने एक एक करके अरावली पर्वत की बात करी है। अरावली पर्वत सबसे पुराना वलित पर्वत है इंडिया के अंदर और किस प्रकार से इसका विस्तार है, कहाँ से, मजनू का टीला दिल्ली में और पालनपुर गुजरात वहाँ तक फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो एक एक करके हमने इन सभी फिजिकल फीचर्स की बात करी है। अभी तक जितने भी लेक्चर्स मैंने आपको दिए हैं, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि तब तक आप पिछले लेक्चर्स को नहीं देखेंगे तब तक आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि इसी चैनल पर हमने ज्योग्राफी के साथ साथ हिस्ट्री भी स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, तो आप हिस्ट्री के लेक्चर्स भी ज़रूर देखिएगा और कुछ दिनों के बाद जैसे ही ज्योग्राफी का लगभग 70% पोर्शन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, हमने शुरू किया था एनसीईआरटी ज्योग्राफी से। ठीक है, चूँकि आगे के जितने भी, यानी 9th क्लास एनसीईआरटी तक मैंने कंप्लीट आपको एनसीईआरटी पेज बाय पेज पढ़ाया है, लेकिन उसके बाद कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, यानी अलग अलग क्लासेज में, क्लास 10th और 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ में जो चैप्टर्स हैं वो रिपीट हो रहे थे। तो इसलिए मैंने क्या किया, सभी चैप्टर्स को कंबाइन करके एक लेक्चर में बनाता जा रहा हूँ। यानी एक एक जो फीचर्स है इंडिया का, जैसे पर्वत हो गए, नदियाँ हो गई, ठीक है, उसके बाद पठार हो गए, तो इनको मैं पूरा की पूरी जो एनसीईआरटीज़ है वहाँ से अलग अलग क्लास के एनसीईआरटीज़ से उठाकर कवर करके और मैं इनको कंबाइंड करके आपको लेक्चर बना के दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि अलग अलग क्लास के एनसीईआरटी में अलग अलग चैप्टर वाइज क्यों नहीं आ रहा है लेक्चर्स, तो उसका कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आपके टॉपिक सारे कवर हो जाएंगे ऑलरेडी। इसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसी चैनल पे हमने हिस्ट्री भी स्टार्ट किया है और कुछ दिनों के बाद हम पॉलिटी भी शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस जो वीडियोस हैं उनको आप शेयर कीजिए, अपने जो दोस्त हैं, जो आपके जो जानने वाले हैं उनके साथ आप वीडियोस को शेयर कीजिए, उन तक इन वीडियोस को पहुंचाइए, सो दैट वो भी इसका जो फ़ायदा है वो उठा सकें और आने वाले टाइम में जितने भी एग्ज़ाम्स आएंगे उनकी सेपरेट प्रिपरेशन करने के लिए भी हम लोग तैयार रहेंगे। ठीक है, अभी आप अपना बेस बनाते रहिए और इसी तरह से लगे रहिए और चलते रहिए, सो दैट जो आपकी प्रिपरेशन है वो एक क्या हो जाए, उसका फाउंडेशन तैयार हो जाए। ठीक है, जब आपका फाउंडेशन तैयार हो जाएगा उसके बाद हम एक कंप्लीट बैच स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम का, चाहे वो एसएससी रहेगा, चाहे वो सीजीएल का एग्ज़ाम रहेगा, चाहे बैंक का रहेगा, रेलवे का रहेगा, या यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी के जो बैचेज़ है वो भी हम शुरू करेंगे नियर फ्यूचर में। ठीक है, तो इसी तरह से आप मेरे साथ जुड़े रहिए और चलते रहिए। ठीक है, इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि और अगर आप इसका बेनिफिट उठा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इतने लेक्चर्स का बेनिफिट उठा रहे हैं, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो नीडफुल व्यक्ति हैं, जिनको ज़रूरत है एक्चुअल में, ठीक है, जो पे नहीं कर पाते हैं या पे नहीं कर सकते हैं कोचिंग सेंटर्स में जाके फ़ीस को, वो घर बैठे अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं
जीएस का, ठीक है, तो वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो उनके साथ भी आप इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज की इस लेक्चर में तो फ़िलहाल इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।